Dear students, very good morning. Mallava Public School welcomes to all the students of Mallava Public School studying class 9th and 10th also. We are studying in civics चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र में आज आपका बुधवार है, मतलब वेडनेसडे है आज, और आप जानते हो कि वेडनेसडे को आपका सिविक्स वाला पार्ट चलता है, सिविक्स वाला सेक्शन चलता है। और सिविक्स में चूंकि आप कक्षा 9 में गए हो और आप जानते हो कक्षा न्याय विद्यालय में कक्षा 9 में 10th वाला कोर्स चलता है और बुधवार को सिविक्स पढ़ाई जाती है। तो सिविक्स में हम पहला चैप्टर आपने लेकर के आए, कौन सा? चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी में हम केवल 4 महत्वपूर्ण शब्दावलियों में हम केवल 4 शब्दावलियां पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी और हम जान पाएंगे अच्छी तरीके से कि चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं सत्ता। सत्ता होता क्या है? ठीक है, सत्ता का मतलब होता है शासन। सत्ता का मतलब क्या होता है? शासन। ठीक है, और कह रहा है क्या? सत्ता की साझेदारी, मतलब शासन में साझेदारी। आप जानते हो सत्ता की साझेदारी क्या है? साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी। साझेदारी मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि एक लोकतंत्र में, लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र, तंत्र माने शासन। ठीक है, तो लोगों का शासन। एक लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनी हुई सरकार होती है। ठीक है, एक लोकतंत्र में जनता ही चुनाव करती है और जनता ही शासन करती है और जनता के लिए ही शासन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाई एक तानाशाही व्यवस्था होगी, तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति का शासन होगा और शासन का संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण पावर, संपूर्ण शक्ति केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी। वो होती है तानाशाही व्यवस्था। राजशाही व्यवस्था तो आप जानते हो, राजशाही मतलब क्या होता है कि राजा का शासन। और वर्तमान में दुनिया के लगभग हर एक देशों में राजशाही मतलब राजाओं का जो शासन है वो समाप्त हो चुका है और एक या 2 देशों में राजशाही है, लेकिन वहां पर केवल नाम मात्र की, मतलब वहां पर उनके पास कोई पावर नहीं है, केवल वहां पर राजा की उनके पास केवल उपाधि है। जैसे ब्रिटेन में आप ले लीजिए, ठीक है, ब्रिटेन में आज भी राजशाही चलती है, लेकिन शासन में उनका कोई भी हाथ नहीं होता है। जैसे जापान में आज भी शासन व्यवस्था चलती है, राजशाही चलती है, लेकिन वहां पर जो मेन पावर होती है वो जापान के राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास में होती है। ठीक है, ऐसे आप ब्रिटेन में ले लीजिए, तो वहां पर राजशाही तो है, लेकिन राजा के पास में कोई भी अधिकार नहीं होते। संपूर्ण शक्ति जो है शासन की वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास में होती है और संसद के पास होती है। ठीक है, ऐसे आप नेपाल में ले लीजिए, तो नेपाल में भी राजशाही समाप्त हो गई और वहां पर भी अब पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो गई है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनता अपने मत का प्रयोग करके, अपने मत अर्थात वोट का प्रयोग करके शासक को चुनती है, अर्थात प्रधानमंत्री को चुनती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में संपूर्ण जो शक्ति होती है शासन की, वो एक तरीके से देखा जाए तो जनता के पास नहीं होती है, क्योंकि जनता ही चुनाव कैंडिडेट्स का, प्रत्याशी को चुनती है और चुन करके लोकसभा में भेजती है और लोकसभा में
जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद जीत करके आते हैं, वही पार्टी जो है सरकार को बनाती है, या जानते हैं। तो जनता के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। इस प्रकार से भारत जैसे लोकतंत्र में, भारत में या दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इस प्रकार से देखें हम तो सरकार के अर्थात सत्ता में, सरकार में, शासन में या सत्ता में, ठीक है, सत्ता का मतलब शासन या सरकार भी होता है, समझ लो। तो सत्ता के चुनाव में, सरकार के चुनाव में जनता अपना प्रत्यक्ष योगदान देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें, ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक देश में शासन जो है वो कौन करता है? जनता ही करती है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, तो हम अब समझ लेते हैं क्या सत्ता। आप समझिए क्या कहीं होता है, सत्ता का मतलब शासन। किसी भी देश का शासन सत्ता कहलाती है, ठीक है। जिसलिए कहते हैं कि इस समय भारत में सत्ता किसके पास में है? भारत में जो सरकार की सत्ता है वो किसके पास में है? नरेंद्र मोदी के पास, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के पास, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री को का चुनाव किसने किया? वो तो जनता ने ही किया। तो इस प्रकार से जनता ही वास्तव में शासन करती है, ठीक है। और इसे कहते हैं क्या? सत्ता या शासन। अब हम समझ लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी क्या होता है? सत्ता की साझेदारी का मतलब हुआ क्या? शासन में हिस्सेदारी, अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के हर वर्गों के पास, हर व्यक्तियों के पास शासन व्यवस्था में, शासन में हिस्सेदारी हो, ठीक है। नहीं बात समझ आई? कहने मतलब क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है? कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों की, ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन में या सत्ता में समाज के हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी हो, अर्थात शासन में सभी लोगों को हिस्सा प्राप्त हो, सभी लोगों की साझेदारी हो। इसे कहते हैं क्या? सत्ता की साझेदारी, ठीक है। नहीं बात समझ आई? जैसे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो, सभी समाज के सभी लोगों को शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी प्रदान करना, समाज के हर एक तबके के लोगों को, हर एक वर्ग के लोगों को शासन में हिस्सेदारी प्रदान करना, साझेदारी प्रदान करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। और सरकार जो है भैया, सरकार जो है वो सत्ता की साझेदारी कैसे प्रदान करती है? सभी वर्गों को कैसे साझेदारी प्रदान करती है? आप सोच रहे होंगे क्या कि शासन में हिस्सेदारी देना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाज के सभी लोग हैं वो शासन करते हैं, है ना। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, हमको आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तव में सभी लोग धना समाज का हर एक वर्ग जो है वो भारत के शासन में, भारत की सत्ता में, भारत के सरकार में अपनी हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। वो विभिन्न तरीके से, ठीक है, जैसे कि मुख्य रूप से हमें सत्ता की साझेदारी अपने वोट के माध्यम से प्राप्त होती है, और हम अपने वोट का प्रयोग करके अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनते हैं और मनपसंद सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हमें सत्ता में साझेदारी प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें साझेदारी प्राप्त होती है। अब भैया भारत में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं। जैसे क्या? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में भैया सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में जो सत्ता की साझेदारी है वो ऊपर से नीचे चलती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी जो है
उसके दो रूप हैं, उसके दो रूप हैं। नंबर एक क्या, ऊर्ध्वाधर साझेदारी, और नंबर दूसरी क्या है आपका, क्षैतिज साझेदारी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर साझेदारी और क्षैतिज साझेदारी। ऊर्ध्वाधर साझेदारी में, ऊर्ध्वाधर साझेदारी में, ठीक है, आप जान लीजिए, ऊर्ध्वाधर साझेदारी में जो सत्ता है वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ठीक है, जैसे कि सत्ता की साझेदारी में, ऊर्ध्वाधर साझेदारी में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है क्या भैया, वो होता है केंद्र। ठीक है, और उससे नीचे आता है आपका क्या, राज्य। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार, नंबर दूसरा आपका राज्य सरकार, और नंबर तीन आपका स्थानीय सरकार। ठीक है, ये तीन अंगों में सत्ता बटी होती है। तुम्हारे बाद ऊर्ध्वाधर साझेदारी में हमने बताया सत्ता जो है वो ऊपर से नीचे चलती है। ठीक है, अर्थात सत्ता का बंटवारा तीन स्तरों पर होता है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में और स्थानीय सरकार में। केंद्र सरकार आप जानते हो संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं हम क्या, केंद्र सरकार। संपूर्ण देश की सरकार को हम कहते हैं क्या, केंद्र सरकार, और इसका मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी, है ना। फिर आपका आता है क्या, केंद्र सरकार के बाद में केंद्र को छोटे स्तरों में बांट दिया जाता है राज्य सरकारों में। किसमें बांट दिया जाता है, राज्य सरकारों में। ठीक है, राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है, और राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। और राज्य सरकार के बाद में राज्यों को स्थानीय सरकारों में बांट दिया जाता है। स्थानीय सरकार का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप और हम निवास करते हैं। ठीक है, अगर कोई गांव में निवास करता है तो गांव की स्थानीय सरकार क्या कहलाएगी, ग्राम सभा। क्या कहलाएगी, ग्राम सभा कहलाएगी। ठीक है, तो आपके गांव का मुखिया कौन है, ठीक है, गांव के मुखिया को कहते हैं क्या, प्रधान। क्या कहते हैं बताओ भैया, प्रधान कहते हैं। अगर नगर पंचायत या नगर पालिका है तो वहां के जो मुखिया को कहते हैं क्या, नगर अध्यक्ष कहते हैं, मतलब चेयरमैन कहते हैं। और महानगर पालिका के मुखिया को क्या कहते हैं, मेयर। क्या कहते हैं भैया, मेयर कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय सरकारों में बटी होती है। तो इस प्रकार से ये सत्ता की कैसे बताओ, ये सत्ता की ऊर्ध्वाधर साझेदारी है, जिसमें शासन ऊपर से नीचे तीन अंगों में बटा होता है। ठीक है, और इनको अलग अलग प्रकार से शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को शक्तियां संघ सूची से प्राप्त होती हैं, राज्य सरकार को राज्य सूची से प्राप्त होती हैं, और स्थानीय सरकार को समवर्ती सूची से प्राप्त होती हैं। समवर्ती सूची से केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होती है। इसके अलावा स्थानीय सरकार जो होती है ना, उनको वे अपने स्थान जहां पर वे शासन करते हैं वहां की आवश्यकता के अनुसार अपने नियम और कानून बनाने का उन्हें अधिकार होता है। जैसे हम मल्लावा में रहते हैं तो मल्लावा में जो नगर अध्यक्ष होगा, है ना, तो वो मल्लावा में जिस प्रकार की आवश्यकता को देखेगा उस प्रकार से वो नियम कानून बना सकता है। मतलब स्थानीय सरकारों को वहां की आवश्यकता के अनुसार नियम कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर आता है आपका क्या, सत्ता की क्षैतिज साझेदारी। इसके भी तीन अंग होते हैं, नंबर एक आपका क्या, कार्यपालिका, दूसरा आपका न्याय पालिका, और नंबर तीन आपका विधायिका।
ठीक है। तो सत्ता की क्षैतिज साझेदारी में जो क्षैतिज वितरण होता है वो 3 अंगों में होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है। ऊर्ध्वाधर साझेदारी में केंद्र सरकार सबसे बड़ा होता है, इसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है। दूसरा राज्य सरकार, इसके बाद केंद्र सरकार की अपेक्षा कम पावर होती है। और स्थायी सरकार है ना, इसके पास सबसे कम पावर होती है, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार नियम और कानून बनाती है। लेकिन क्षैतिज साझेदारी में, क्षैतिज वितरण में जो सत्ता है वो 3 भागों में बटी होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इसमें कोई भी अंग किसी से बड़ा नहीं होता है, इसमें कोई भी अंग किसी से बड़ा नहीं होता है। और ये तीनों ही अंग जो हैं वो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। क्या रखते हैं बताओ? नियंत्रण रखते हैं, ताकि ये अपनी शक्ति का फायदा ना उठा पाए, मतलब अपनी शक्ति का, है ना, अपनी शक्ति का अपने लाभ के लिए प्रयोग न कर पाए। ठीक है। ये तीनों ही अंग जो है वो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, आप जानते हैं। ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम क्या भैया? कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? बने हुए देश में बने हुए कानूनों की रक्षा करना। अगर कोई उन कानूनों को तोड़ता है तो न्यायपालिका उसको सजा देगी। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों ही अंग जो हैं वो क्षैतिज साझेदारी का उदाहरण है, और ये तीनों ही अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ठीक है। सत्ता की साझेदारी समझिए क्या होती है। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, चाहे जिस धर्म के लोग समाज में रहते हों, चाहे जिस जाति के लोग समाज में रहते हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग रहते हो, चाहे किसी भी लिंग के लोग समाज में रहते हों। ठीक है। समाज के हर वर्ग के लोगों को शासन में समान हिस्सेदारी प्रदान करना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इसके बाद आपका दूसरा टिप्पणी आती है क्या? बहुसंख्यकवाद। क्या आती है भैया? बहुसंख्यकवाद। ठीक है। क्या आता है? बहुसंख्यकवाद। देखो बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है? ठीक है कि देखो हर देश में क्या होता है, कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग या कुछ जाति के लोग ज्यादा संख्या में होते हैं और कुछ कम संख्या में होते हैं। ठीक है। तो एक देश में जिस धर्म, जिस जाति के लोग ज्यादा संख्या में होते हैं वे बहुसंख्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे बहुसंख्यक कहलाते हैं। और उसी देश में कम, है ना, उसी देश में जिस धर्म के लोग, जिस जाति के लोग कम संख्या में होते हैं उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अल्पसंख्यक कहते हैं। तो आप जानते हो भैया, आप जानते हो जिस देश में जिस धर्म, जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, है ना, वो लोग ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। भाई आप अपने गांव में ले लीजिए, आप अपने गांव में ले लीजिए, जिस जाति के लोग गांव में ज्यादा रहते हैं, है ना, गांव में उन्हीं का ही लगभग शासन चलता है। ठीक है। उन्हीं, जैसे मान लिया एक गांव है, उसमें मान लिया कि 80% ब्राह्मण रहते हैं और 20% जो है वो निचले जाति के लोग रहते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण लोग, तो उस गांव में किसका अधिकार होगा? उस गांव में ज्यादा शक्तिशाली कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे कि निचली जाति के लोग होंगे? ब्राह्मण ही होंगे, क्योंकि वो 80% है ना, वो 80% है ना। तो यही समझ लीजिए कि उस गांव में बहुसंख्यक कौन है? ब्राह्मण बहुसंख्यक है और निचली जाति के लोग अल्पसंख्यक हैं। ऐसे ही पूरे देश में सिस्टम चलता है, ऐसे ही पूरे देश में सिस्टम चलता है कि एक देश में जिस धर्म और जाति के लोग ज्यादा संख्या में होते हैं उन्हें कहते हैं हम बहुसंख्यक, और उस देश में जिस धर्म और जिस जाति के लोग कम संख्या में होते हैं उन्हें कहते हैं हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे आप भारत को ले लीजिए, तो यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं,
सिख धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, जैन धर्म के लोग रहते हैं, यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, है ना। 6 धर्मों के लोग लगभग रहते हैं। लेकिन भारत का जो मुख्य धर्म है वो कौन है? हिंदू धर्म। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, अर्थात यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। क्या है बताओ? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है तो हिंदू बहुसंख्यक हो गए, और अन्य धर्म के लोग जो है कम संख्या में हैं तो वो लोग अल्पसंख्यक हो गए। और आप देख लीजिए भारत में सत्ता का जो लगभग सत्ता का जो संपूर्ण अधिकार होता है वो हिंदू धर्म के लोगों के पास में होता है, ठीक है। और अल्पसंख्यकों को, हालांकि भारत सरकार ने भारत के संविधान में हर एक धर्म के लोगों को समान अधिकार प्रदान किया गया है, समान अधिकार प्रदान किया गया है। उनको सभी लोग सत्ता में हिस्सेदारी करते, चाहे किसी भी धर्म के हों, सभी लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी करने का, सत्ता में भाग लेने का, सत्ता में साझेदारी करने का समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन इन सबके बावजूद भी किसी भी धर्म में जो लोग बहुसंख्यक होते हैं वो लोग ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। चाहे जैसे आप श्रीलंका की स्थिति को ले लीजिए, तो श्रीलंका में 2 समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, सिंहलीज और तमिल। अब श्रीलंका में सिंहली जो है वो ज्यादा संख्या में है, लगभग सिंहली लगभग वहां पर 75% 80% है, तमिल वहां पर 20% है, ठीक है। तो वहां पर सिंहलियों को ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए, तमिलों को कम अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। तो ये हुआ क्या? बहुसंख्यक। मतलब जिस देश में जिस धर्म जाति के लोग ज्यादा संख्या में होंगे उन्हें कहते हैं क्या? बहुसंख्यक। और जिस धर्म और जाति के लोग कम संख्या में होंगे उन्हें कहेंगे क्या? अल्पसंख्यक, मतलब कम संख्या वाले, ठीक है। और बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद क्या है कि जिस देश में बहुसंख्यकों का शासन होता है उसे कहते हैं हम क्या? बहुसंख्यकवाद। जिस देश में, है ना, बहुसंख्यकों का, अर्थात जिस धर्म और जाति के लोग ज्यादा संख्या में हो, है ना, तो जिस देश में बहुसंख्यकों का शासन होता है, अधिकार होता है, उस देश में बहुसंख्यकवाद होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुसंख्यकवाद होता है। आसानी से आप समझ होंगे बहुसंख्यकवाद क्या होता है। इसके बाद आपकी तीसरी टिप्पणी आती है क्या? गृह युद्ध। क्या आती है? गृह युद्ध, ठीक है। तो गृह युद्ध क्या है भैया? क्या है भैया कि जब किसी भी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, जब किसी भी देश में सरकार का विरोध करने के लिए, है ना, जो विभिन्न समूह हैं, है ना, उनकी हिंसात्मक लड़ाई जब ऐसा रूप ले कि बिल्कुल युद्ध जैसा लगे तो उसे कहते हैं क्या? गृह युद्ध। प्यारे बच्चों, ऐसा में क्या कह रहा है कि गृह युद्ध क्या है कि सरकार, भाई देखो, गृह युद्ध कब होता है? जब सरकार दमनकारी नीति अपनाती है, सरकार तानाशाही नीति अपनाती है, सरकार जो है वो जनता का जब शोषण करने लगती है, ठीक है, तो जनता जो है वो सरकार का विरोध करती है, ठीक है। और विरोध करने के लिए वो हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं, है ना। विरोध करने के लिए वो क्या करते हैं, है ना, हिंसा पर भी, मतलब मार काट पर भी, लड़ाई पर उतर आते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। और सरकार का विरोध करने के लिए जनता की ये हिंसात्मक लड़ाई जब ऐसा रूप ले कि बिल्कुल ये युद्ध के समान लगे, है ना, अर्थात सरकार और जनता के बीच में जब लड़ाई युद्ध का रूप ले, है ना, तो उसे कहते हैं क्या? गृह युद्ध। क्या कहते हैं बच्चों? गृह युद्ध कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि गृह युद्ध क्या होता है। इसके बाद आपका चौथा जो पॉइंट आता है वो कहलाता है क्या है वो? सामुदायिक सरकार। क्या है? सामुदायिक सरकार, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों सामुदायिक सरकार क्या है ना? देखो सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामूहिक सामाजिक समूहों को अपने अपने समुदायों से संबंधित मसलों को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी प्रदान की जाती है। ठीक है, और ये समूह जो हैं वो किसी अन्य समुदाय को बिना नीचा दिखाए हुए, है ना, और जनता के लाभ के लिए साथ साथ में मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, सामुदायिक सरकार है। यहाँ पर चुनाव लड़ने का इलेक्शन में भाग लेने का समुदाय के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। मतलब चुनाव में खड़े होने का अधिकार है ना, और साथ साथ में वोट देने का भी अधिकार है। तो इसे कहते हैं क्या, सामुदायिक सरकार। ठीक है, सामुदायिक सरकार का मतलब क्या है कि सामुदायिक सरकार में विभिन्न, मतलब समाज के में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोग, है ना, विभिन्न समुदायों के लोग अपने संबंधित मसलों को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी करते हैं। ठीक है, और हर एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय को बिना नीचा दिखाए हुए, बिना उनका शोषण किए हुए साथ में मिलकर के, सभी समुदाय के लोग साथ में मिलकर के, है ना, जनता के लाभ के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना भारत में यहाँ पर क्या है, सामुदायिक सरकार है। जैसे अगर कोई भी सरकार में अगर कोई भी, है ना, सरकार में अगर कोई पंडित है या ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण जो है वो ये नहीं करेगा कि केवल ब्राह्मणों की उन्नति के बारे में सोचेगा, नहीं, वो सबके बारे में सोचेगा। मान लिया कोई अन्य जात का, एक जात का व्यक्ति जो है वो सत्ता में पहुंच गया, आपने मिलकर के उसको जिता दिया और वो मंत्री बन गया। मंत्री बनने के बाद में या सरकार में पहुंचने के बाद में वो केवल अपने धर्म, अपनी ही जात के बारे में सोचेगा, उनकी उन्नति के बारे में सोचेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये जातिवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जातिवाद कहलाएगा। ठीक है, तो वो केवल अपने धर्म या अपने समुदाय के बारे में ना सोच करके, बल्कि समस्त जनता के लाभ के लिए वो कार्य करेगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो सभी समुदायों के लाभ के लिए काम करेगा। तो ऐसी सरकार कहलाती है क्या, सामुदायिक सरकार। समझिए प्यारे बच्चों, सामुदायिक सरकार क्या होता है, अर्थात सामुदायिक सरकार में समुदाय के हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के साथ में मिलकर के काम करता है, दूसरे समुदाय के लोगों के लाभ के लिए कार्य करता है, केवल अपने ही समुदाय के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या भैया, सामुदायिक सरकार। इसे कहते हैं क्या, सामुदायिक सरकार। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और इस चैप्टर को हम कल से फिर शुरू करेंगे। कल से आज हमने आपको महत्व शब्दावली बता दिया है। चैप्टर की शुरुआत हम अपने अगले वाले वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।